हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आरएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। अभी तक हम पूरे डीएनए की डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आरएनए कितने प्रकार के होते हैं और डीएनए से आरएनए किस प्रकार से भिन्न है। ठीक है, आरएनए का प्रकार और आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है। तो डीएनए जो है वो भी अनुवांशिक पदार्थ है और आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि आरएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। डीएनए के स्ट्रक्चर में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, जबकि आरएनए के स्ट्रक्चर में राइबोज शुगर पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए में एक डिफरेंस क्या हो गया कि उसमें पेंटोज शुगर जो होता है डीऑक्सीराइबोज होता है, उसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कमी होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। आरएनए के स्ट्रक्चर में ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, अब आरएनए जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मेनली। राइबोन्यूक्लिक एसिड 3 प्रकार का है। एक है देखिए राइबोसोमल आरएनए, दूसरा है मैसेंजर आरएनए और तीसरा है ट्रांसफर आरएनए। तो तीनों प्रकार के आरएनए का महत्वपूर्ण रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में। जब तक हम आरएनए का स्ट्रक्चर को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक प्रोटीन सिंथेसिस आगे जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक और पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया हमको समझ में नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं? आरएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर डिटेल पढ़ चुके हैं किस तरह से होता है। अब आरएनए कितने प्रकार के होते हैं और इनकी प्रोटीन सिंथेसिस में किस प्रकार से भूमिका हो सकती है, वो आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक है देखिए राइबोसोमल आरएनए, दूसरा है मैसेंजर आरएनए और तीसरा है ट्रांसफर आरएनए। तो सबसे पहले देखते हैं, एक एक करके तीनों का स्टडी करते हैं, उसके बाद कंपेरेटिव स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए राइबोसोमल आरएनए। नाम से ही जाहिर है राइबोसोमल आरएनए मतलब ये कहाँ पाया जाएगा? राइबोसोम के अंदर पाया जाएगा। हम सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज सब यूनिट। तो दोनों सब यूनिट के अंदर में इस तरह से ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है, तो दोनों सब यूनिट के अंदर में पाया जाता है कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए माने कोई भी आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसमें बेस की कोई पेयरिंग नहीं होती है, जबकि डीएनए में क्या होता है? 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं और उसमें बेस की पेयरिंग होती है। तो अब इसमें देखते हैं कि राइबोसोमल आरएनए, देखिए इनको सॉल्युबल इनसॉल्युबल आरएनए यानी कि अघुलनशील 1M NaCl के सोल्यूशन में ये आरएनए अघुलनशील होते हैं और साथ ही साथ इनका संश्लेषण में मुख्य एंजाइम जिम्मेदार होता है आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 होते हैं, तो इसमें से 1 जो होता है वो जिम्मेदार होता है आरएनए राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार है आरएनए पॉलीमरेज 1 और इसको अघुलनशील आरएनए कहा जाता है क्योंकि ये 1M NaCl के सोल्यूशन में अघुलनशील होता है। राइबोसोमल आरएनए मात्रा में सबसे अधिक होते हैं, लगभग टोटल आरएनए जो सेलुलर आरएनए टोटल है उसका 80% आरएनए जो है वो क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए होता है। सबसे भारी भी होता है और सबसे स्थायी भी होता है राइबोसोमल आरएनए और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है? राइबोसोम की सब यूनिट्स के अंदर में पाए जाते हैं इस तरह से। और ये राइबोसोम्स की सब यूनिट्स में पाए जाते हैं और इसका निर्माण कहाँ पर होता है? NOR सेल के अंदर में हम पढ़ चुके हैं क्रोमोसोम में न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, जहां पर न्यूक्लियोलस का निर्माण होता है वहीं पर आरएनए का निर्माण होता है। राइबोसोमल आरएनए का कहाँ पर सिंथेसिस होगा? NOR यानी कि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन में आरएनए राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। अब ये राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए 2 प्रकार के राइबोसोम में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट कोशिका में 70S या 70S का होता है और यूकैरियोट कोशिका में देखते हैं 80S के राइबोसोम होते हैं। तो उन्हीं राइबोसोम की सब यूनिट्स में राइबोसोमल आरएनए भी पाए जाते हैं। तो इन 70S 50S और 70S आगे की ओर फिर से 50S और 30S सब यूनिट्स में बटा रहता है प्रोकैरियोट्स में। तो ये 50S जो होता है 50S में फिर से दो आरएनए पाए जाते हैं 50S सब यूनिट में। लार्ज सब यूनिट प्रोकैरियोट के इसमें 2 आरएनए राइबोसोमल आरएनए के पाए जाते हैं। उसमें एक होता है 23S जो अपेक्षाकृत बड़ा होता है और दूसरा होता है 5S जो छोटा होता है। उसके बाद 30 सब यूनिट में माने कि प्रोकैरियोट के छोटे सब यूनिट में 16S का राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है जो साइज में थोड़ा छोटा होता है और स्मॉल सब यूनिट में पाया जाता है। ये हो गया प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाले राइबोसोमल आरएनए। कौन कौन से होते हैं?
23S, 16S और 5S। इसमें से 23S और 5S जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, लार्ज सब यूनिट में, और 16S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है स्मॉल सब यूनिट में। अब आते हैं यूकेरियोट्स में। तो यूकेरियोट्स में राइबोसोम जो होता है वो 80S का होता है, वो 60 और 40S में बटा होता है। 60S लार्ज सब यूनिट होता है, ये लार्ज सब यूनिट है, और 40S जो होता है वो स्मॉल सब यूनिट है। तो 60S जो लार्ज सब यूनिट है इसमें भी 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। एक होता है 28S आरएनए जो सबसे लंबा होता है, उसके बाद 5.8S आरएनए जो अपेक्षाकृत छोटा होता है, फिर 5S आरएनए। यानी कि लार्ज सब यूनिट में यहाँ पर 3 राइबोसोमल आरएनए पाए जा रहे हैं, 20S आरएनए, 5.8S आरएनए और 5S आरएनए। छोटा सब यूनिट यूकेरियोट कोशिकाओं का 40S का होता है, इसमें 18S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। तो कुल मिलाकर राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो किसके अंदर पाया जा रहा है, राइबोसोम की सब यूनिट्स के अंदर पाए जा रहे हैं। और इसका डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से प्रोटीन सिंथेसिस में भूमिका नहीं होती है, लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसिस को उत्प्रेरित करते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए की भूमिका क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस को उत्प्रेरित करना, माने आगे की जो भी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, अमीनो एसिड्स के जुड़ने की और पेप्टाइड बॉन्ड बनने की जो प्रक्रिया होगी आगे की और प्रोटीन सिंथेसिस की, उन पूरी प्रक्रिया में राइबोसोमल आरएनए जो है वो उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की भांति कार्य करता है। इसीलिए इसको राइबोसोमल आरएनए को राइबोजाइम भी कहा जाता है। तो ये राइबोसोमल आरएनए के बारे में इतना जो है वो पर्याप्त है। आगे की ओर देखते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर नाम से ही जाहिर है कि कोई संदेश वाहक आरएनए, नाम क्या है इसका, संदेश वाहक आरएनए, कोई संदेश को लेकर ये जाता है। तो ये संदेश कहाँ से लेकर जाता है, तो केंद्रक के अंदर में राइबोसोम जो राइबोसोम केंद्रक के अंदर में डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है केंद्रक के अंदर में होती है। एमआरएनए का निर्माण केंद्रक के अंदर में होता है। तो डीएनए में जो अनुवांशिक सूचनाएं कोड रहती हैं उन सूचनाओं को मैसेंजर आरएनए रीड करके अपने में लेकर के वो कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म में आता है केंद्रक से। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, संदेश वाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। मैसेंजर आरएनए भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लंबा, अधिक लंबा होता है, धागेनुमा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और ये अल्पकालीय होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। अर्थात एक पॉलीपेप्टाइड के निर्माण के समय में ये मैसेंजर आरएनए जो बना रहता है एक स्ट्रैंड, वो एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करेगा, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। फिर से दूसरे प्रोटीन के निर्माण के समय दूसरे पॉलीपेप्टाइड के निर्माण के लिए फिर से एमआरएनए का सिंथेसिस होता है। तो एमआरएनए शॉर्ट लिव्ड या अल्पकालिक होता है, और टोटल आरएनए का ये 1.5% होता है। टोटल आरएनए का कितना होता है, 1.5% होता है। जबकि राइबोसोमल आरएनए कितना था, 80% था, ये ओनली 1.5%, सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ये संश्लेषण इसका कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर में होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, साइटोप्लाज्म में बाद में आता है। पहले क्या होता है, नवजात आरएनए या हेट्रोजिनस आरएनए के रूप में एमआरएनए बनता है, और वहां से वो साइटोप्लाज्म में आता है, उसमें प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद फिर एमआरएनए का निर्माण होता है। राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से जुड़ता है, जो भी न्यूक्लियस से एमआरएनए बनकर आता है वो साइटोप्लाज्म में आने के बाद न्यूक्लियस की इस तरह से ये राइबोसोम के छोटे सब यूनिट से एमआरएनए आकर जुड़ता है। तो ये क्या है, एमआरएनए। यहाँ से जो एमआरएनए न्यूक्लियस में ट्रांसक्राइब होता है वह एमआरएनए आकर स्मॉल सब यूनिट से, ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट है, इस स्मॉल सब यूनिट से एमआरएनए आकर जुड़ता है। उसके बाद एक एक करके और राइबोसोम्स जुड़ते चले जाते हैं, और प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो होती है। एक एक एमिनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए लाकर राइबोसोम के अंदर जोड़ते चले जाते हैं, और कई एमिनो एसिड इस तरह से जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड का चेन का निर्माण करते हैं, और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है या प्रोटीन चेन बनता है। तो राइबोसोम मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम की किससे जुड़ती है, स्मॉल सब यूनिट से जुड़ती है। तो ये तो उसके सिंथेसिस की बात हो गई। सिंथेसिस होने के बाद जो हेट्रोजिनस मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है उसकी संरचना इस तरह से होती है। इसमें सबसे बाहर की ओर एक सिरे में कैप रीजन होता है, फिर यहाँ कुछ हिस्सा अनकोडिंग रीजन का होता है जो किसी भी प्रकार के प्रोटीन को कोड नहीं करता है। उसके बाद लंबा जो होता है कोडिंग रीजन होता है, जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स को कोड करने की क्षमता यहाँ पर पाई जाती है, सूचना स्थित होती है। उसके बाद फिर नॉन कोडिंग रीजन होता है, और लास्ट में पॉली ए टेल होता है। पॉली ए टेल जो होता है उसके पहले टर्मिनेशन कोडॉन होता है, और यहाँ पर कैप रीजन के जस्ट बाद में होता है इनिशिएशन कोडॉन या AUG।
यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएशन कोडॉन के द्वारा स्टार्ट होता है AUG से। यहीं पर आकर सबसे पहले राइबोसोम में फिट होता है ये AUG। उसके बाद ये इनिशिएशन कोडॉन कौन सा है AUG। उसके बाद कोडिंग रीजन में दो प्रकार की कोडॉन पाए जाते हैं कोडॉन्स। कुछ रीजन होता है इंट्रॉन्स जो कि प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, और कुछ रीजन एक्सॉन्स होते हैं जो प्रोटीन को कोड करते हैं। तो ये प्रोटीन को कोड करने वाले रीजन्स को कहा जाता है एक्सॉन्स, और जो कुछ रीजन जो होते हैं वो नहीं करते हैं। तो कुछ में कोडिंग होती है और कुछ रीजन में नहीं होती। इस कारण इस प्रकार के जो नवजात आरएनए है जो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आया है वो कहलाता है हेट्रोजिनस या विषमांगी आरएनए कहलाता है। और इसके लास्ट रीजन में बाद में इसमें प्रोसेसिंग होती है आरएनए में, और एक्सॉन्स को जिनमें कोडिंग्स नहीं, इंट्रॉन्स को जिनके द्वारा कोई प्रोटीन कोड नहीं होता उनको काट कर अलग कर दिया जाता है। और काट कर अलग करने की क्रिया और समान एक्सॉन्स को बांधने की क्रिया कहलाती है संबंधन या स्प्लाइसिंग, जो हम अभी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से यानी जो कोड नहीं करते उनको अलग करके हटा दिया जाना, और जो कोड करते हैं उन रीजन्स को मिलाकर एक मैसेंजर आरएनए की रचना होती है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है स्प्लाइसिंग, और उसके बाद एक मैच्योर या परिपक्व mRNA का निर्माण हो जाता है। और इसके अंतिम सिरे में पॉली ए टेल होता है जिसमें लगभग 200 से 300 एडेनिलिक एसिड पाए जाते हैं, यानी 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड का पाया जाता है। और वो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर क्या पाया जाता है एडेनिलिक एसिड, पॉली ए टेल में एडेनिलिक एसिड पाया जाता है। उसके पूर्व यहाँ पर टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं UAA, UGA और UAG, 3 कोडॉन होते हैं। यहाँ पर आने पर प्रोटीन की सिंथेसिस रुक जाती है। जैसे ही मैंने mRNA में ये टर्मिनेशन कोडॉन में से कोई भी, तीनों में से कोई भी एक आ जाए तो वहाँ आकर प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो रुक जाती है। तो इस तरह से ये mRNA का स्ट्रक्चर हो गया। mRNA का कार्य क्या होगा कि डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण की सूचना को लेकर आता है। डीएनए में जो प्रोटीन की संश्लेषण की किस प्रकार का प्रोटीन बनना है उसकी सूचना डीएनए में कोड है। उस सूचना को लेकर के कौन आता है mRNA आता है। कहाँ आता है साइटोप्लाज्म में आता है, और एक टेम्पलेट की तरह कार्य करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, एक सांचे की तरह कार्य करता है और राइबोसोम से जुड़कर फिर उसके बाद प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करता है। और इसमें जो कोड स्थित होते हैं उसी के आधार पर टीआरएनए के एंटीकोडॉन्स आते हैं और एक एक करके इसमें जुड़ते चले जाते हैं और प्रोटीन की चेन जो है वो बनती है। तो ये हो गया mRNA जो है वो क्या है मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए है। निर्माण कहाँ हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, आते कहाँ है साइटोप्लाज्म में आकर प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। ये 1.5% ऑफ टोटल आरएनए के होते हैं, और साथ ही साथ ये किससे जुड़ते हैं राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट से। और इतना mRNA जो है वो लंबा धागे नुमा और सिंगल स्टैंडर्ड है। इसमें 3 रीजन पाए जाते हैं, कैप रीजन, टेल रीजन और बीच में कोडिंग रीजन। कोडिंग रीजन में स्टार्टिंग में इनिशिएशन कोडॉन होते हैं और लास्ट में क्या होता है टर्मिनेशन कोडॉन होता है। इनिशिएशन कोडॉन AUG जबकि टर्मिनेशन कोडॉन UAA, UGA और UAG 3 होते हैं। और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, संदेश को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में लेकर आना, किस प्रकार की प्रोटीन बनना है। तो डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण की सूचना लेकर आता है और टेम्पलेट की तरह कार्य करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये हो गया mRNA की बात। अब आते हैं ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए जो सबसे छोटा होता है। हाँ, mRNA का संश्लेषण जो होता है आरएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा। mRNA का संश्लेषण किसने होता है आरएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा, जबकि टीआरएनए का आरएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा। तो कंपैरेटिव स्टडी करें तो पता चलेगा कि rRNA जो है 1 के द्वारा, mRNA 2 के द्वारा और टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए जो है वो 3 के द्वारा, आरएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा संश्लेषित होता है। ट्रांसफर आरएनए नाम से ही जाहिर है कि किसी चीज को ये ट्रांसफर कर रहा है। तो क्या चीज ट्रांसफर करता है ट्रांसफर आरएनए। हम जानते हैं प्रोटीन किससे बना होता है एमिनो एसिड से। अब इन एमिनो एसिड को लेकर के आने का काम कौन करता है ट्रांसफर आरएनए। कहाँ लेकर आता है मैसेंजर आरएनए के टेम्पलेट पर। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए mRNA के सामने की ओर टीआरएनए जो है वो एमिनो एसिड्स को लेकर आता है। तो ये जितने प्रकार के एमिनो एसिड बॉडी में पाए जाते हैं उतने ही प्रकार के ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं, अर्थात ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। जिस एमिनो एसिड की जरूरत होगी उसी प्रकार का ट्रांसफर आरएनए जो है वो
उस एमिनो एसिड को लेकर के आएगा और mRNA में जो कोड आधारित है उसी कोड के अपोजिट, उसी के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसफर आरएनए को लेकर आएगा और वही ट्रांसफर आरएनए उसी एमिनो एसिड को लेकर आएगा जिसकी कोड यहाँ पर निश्चित है। तो उसी आधार पर फिर क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो ट्रांसफर आरएनए का कार्य क्या हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एमिनो एसिड को लेकर आना। ठीक है, 20 प्रकार के एमिनो एसिड के लिए 20 प्रकार के ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं। इसमें यूजुअल असामान्य बेसिस 3 प्रकार के बेसिस पाए जाते हैं, सूडोयूरिडीन, आइनोसिन और डाइहाइड्रोयूरिडीन। 3 प्रकार के असामान्य क्षार पाए जाते हैं। ये भी सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। इनकी संरचना क्या होती है, ये सबसे देखिए सबसे छोटा सिंगल स्टैंडर्ड 75 से लेकर 95 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। टोटल आरएनए का ये 10 से 15% होता है। ठीक है, सबसे अधिक राइबोसोमल आरएनए है, उसके बाद ट्रांसफर आरएनए 10 to 15 और सबसे कम पाया जाता है एमआरएनए 1 to 5%। ठीक है, उसके बाद इसकी संरचना हम देखते हैं। रॉबर्ट होली ने क्लोवर लीफ मॉडल प्रस्तुत किया है। ये तो होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन अत्यधिक फोल्डेड होकर इस तरह से लूप का निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण इस तरह से लूप लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण, क्लोवर लीफ के समान संरचना का निर्माण होता है। इसलिए इस मॉडल को क्या कहा गया, रॉबर्ट हॉली का क्लोवर लीफ मॉडल कहा गया। उन्होंने ये संरचना बताई आरएनए की। टीआरएनए में देखिए 4 लूप, स्पष्ट रूप से 4 शाखाएं दिखाई पड़ रही हैं। सबसे पहला शाखा है इसमें देखिए, ये पहला शाखा है, ऊपर की ओर देखिए 3 डेज और इधर लास्ट में है 5 डेज। इस तरह से ये फोल्ड होकर स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो पहला शाखा है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। यहीं पर आकर एमिनो एसिड जो है वो आकर बाइंड होता है। तो इसमें इस पर क्षार का क्रम होता है CCA और ये 3 डेज पर होता है, हमेशा 3 डेज प्राइम पर होता है। CCA क्षारों का अनुक्रम होता है और ये एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट है, यहीं पर एमिनो एसिड आकर जुड़ता है। उसके बाद दूसरी शाखा है T-Cy-C लूप, यानी कि थायमीन, T मीन्स थायमीन, साई मीन्स स्यूडोइरिडीन और सी मीन्स साइटोसिन। तो ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट, यही जो है वो यहीं पर आकर यही टीआरएनए जो है वो राइबोसोम से आकर बाइंड करता है। तो राइबोसोम के इस तरह से देखिए, इसमें सब यूनिट्स होते हैं, उसमें स्लॉट्स पाए जाते हैं। ये एमआरएनए आकर जुड़ा तो इसमें 2 स्लॉट्स पाए जाते हैं, एक होता है पी साइट होता है और एक होता है ए साइट। ठीक है, और इधर होता है ई साइट। तो यहाँ पी साइट पर सबसे पहले कौन आकर जुड़ेगा, ये वाला साइट आकर T-Cy-C लूप आकर जुड़ेगा पी साइट से। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, राइबोसोम बाइंडिंग साइट कहा जाता है। इसमें भी अनयूजुअल बेस या असामान्य क्षार कौन सा पाया जाता है, सूडोयूरिडीन असामान्य क्षार पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर पेयरिंग नहीं होती है। जहाँ पर लूप होता है इस तरह से, वहाँ पर पेयरिंग बेस की नहीं होती है। और जहाँ आपस में राइबोसोम स्टैंडर्ड के आरएनए के स्ट्रैंड बहुत पास आ जाते हैं, वहां पर इनमें आपस में पेयरिंग हो जाती है, बेस की पेयरिंग हो जाती है। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा लूप यहाँ पर पाया जाता है, इसका कोई विशेष महत्व या फंक्शन नहीं बताया गया है। उसके बाद तीसरा लूप यहाँ पर पाया जाता है एंटीकोडॉन लूप। एंटीकोडॉन लूप में असामान्य आइनोसिन क्षार पाया जाता है और यहाँ पर ये होता है एंटीकोडॉन साइट। तो मैसेंजर आरएनए में जो भी कोड रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कोड डीएनए से लेकर आया है, मान लीजिए ये AUG लेके आया है, पहला क्षार जो है, पहला एमिनो एसिड का सीक्वेंस है AUG, तो उसी के अपोजिट ये होगा। ए की जगह इसमें क्या होगा, U, और U की जगह A और G की जगह C, तो UAC। अब इसी के आधार पर एमिनो एसिड यहाँ पर आकर जुड़ेगा और एक एमिनो एसिड यहाँ पर आकर जुड़ेगा और इस तरह से ये कौन सा साइट हो गया, एंटीकोडॉन साइट। यहाँ पर असामान्य क्षार पाया जाता है आइनोसिन। उसके बाद आता है तीसरा लूप, चौथा लूप आता है डी लूप और ये डी लूप होता है एमिनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। एमिनो एसिड क्या है, इनएक्टिव स्टेज में पड़े रहते हैं, तो उनको एक्टिव करने का काम कौन करता है, एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। तो वो एमिनो एसिड सिंथेटेज एंजाइम का साइट कौन सा है, ये साइट पर आकर एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम आकर जुड़ेगा डी लूप से और इसी लूप से एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम के जुड़ने के बाद एमिनो एसिड जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और ये ट्रांसफर आरएनए जो है वो चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से ये ट्रांसफर आरएनए की संरचना हो गई। क्लोवर लीफ मॉडल दर्शाया गया है। इसमें ये आरएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा सिंथेसाइज होते हैं। ये सॉल्यूबल होते हैं, माने 1M
NaCl के सॉल्यूशन में ये घुलनशील होते हैं। इनको एडॉप्टर आरएनए कहा जाता है क्योंकि ये एमिनो एसिड को एडॉप्ट करके फिर यहाँ पर लेकर आते हैं mRNA में। ये सबसे छोटे होते हैं, 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए का होता है। इसमें असामान्य क्षार विशेष रूप से पाए जाते हैं। 20 प्रकार के एमिनो एसिड के लिए 20 प्रकार के ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं। इनमें 4 बाइंडिंग साइट पाए जाते हैं, एक एमिनो एसाइड बाइंडिंग साइट, दूसरा है राइबोसोम बाइंडिंग साइट, तीसरा है एंटीकोडॉन बाइंडिंग साइट और चौथा है डी लूप या फिर एमिनो एसाइल सिंथेटेज बाइंडिंग साइट, DHU लूप भी इसको कहा जाता है। डाईहाइड्रो यूरेडिन यहाँ पर असामान्य क्षार पाया जाता है। तो ये असामान्य क्षार के बारे में जानना है, चारों लूप के बारे में आपको जानना है और साथ ही साथ ये अवश्य रूप से लिखें कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड के लिए 20 प्रकार के ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होगा? सक्रिय एमिनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस के स्थल पर ट्रांसफर करना। जहाँ यहाँ से एक्टिव एमिनो एसिड यहाँ पर आकर चार्ज होकर यहाँ ट्रांसफर आरएनए पर बैठ गया है, आकर लग गया है। अब इस ट्रांसफर आरएनए को लेकर के वो कहाँ पर आएगा? mRNA पर इस तरह से लेकर आएगा ये ट्रांसफर आरएनए को। ये देखिए इस तरह से, ये पहला बाइंडिंग साइट पे लेकर आना। उसके बाद एक एक करके सारे ट्रांसफर आरएनए जो 20 प्रकार के हैं, जिस प्रकार की कोड यहाँ पर होगा उसी आधार पर एंटीकोडॉन होगा और उसी आधार पर एमिनो एसिड जुड़कर अगला एमिनो एसिड इस साइड से आकर जुड़ेगा और एक एक करके एमिनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी, उसकी चेन का निर्माण होगा। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया? सक्रिय एमिनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस के स्थल पर ट्रांसफर करना। तो ये हो गया तीनों आरएनए के बारे में कंपैरेटिव स्टडी कि इसमें पहला आरएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस होता है, मैसेंजर आरएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा और ये आरएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा। सबसे कम मात्रा में पाया जाता है ट्रांसफर आरएनए, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है राइबोसोमल आरएनए। ये सबसे स्थायी होता है और ये अस्थायी होता है मैसेंजर आरएनए, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन के निर्माण के बाद में डिसॉल्व हो जाता है और फिर से दूसरा सिंथेसाइज होता है। इसका न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है, बनता है mRNA न्यूक्लियस में है और साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो इस तरह से ये इनका राइबोसोमल आरएनए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, इन सारी प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को, और ये सूचना को लेकर डीएनए से मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आता है प्रोटीन सिंथेसिस की सूचना को लेकर। और ट्रांसफर आरएनए का कार्य क्या हो गया कि ये उसकी सूचना के आधार पर एमिनो एसिड को लेकर के आना और राइबोसोम mRNA पर जाकर फिट करना और प्रोटीन सिंथेसिस में। इस तरह से तीनों आरएनए मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करते हैं। तो ये हो गया मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए की संरचना। हम आगे पढ़ेंगे कि mRNA का निर्माण किस तरह से होता है और इसमें कोड जो होते हैं वो जेनेटिक कोड कैसे होते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स का डिस्कस हम आगे करेंगे।